गाइस, लास्ट क्लास में हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आज हम फिजिकल क्वांटिटी से आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, और चैप्टर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मतलब लास्ट क्लास जो हमारी थी वो पूरी इंट्रोडक्शन में भी थी कि भैया ये चीज़ क्या होती है, वो चीज़ क्या होती है, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। लास्ट में हमने इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, बेसिकली हमारे सिलेबस में दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो मैं बोल सकता हूँ फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के, दो टाइप के। एक होता है स्केलर और एक क्या होता है वेक्टर। अगर आप लोगों ने मेरी 4th चैप्टर की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है, पर मैं यहाँ फिर से एक बार बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है ना तुम लोग पहले स्ट्रेट लाइन पढ़ो फिर वेक्टर पढ़ो, वीडियो कोई सी मतलब देख सकते हो तुम पहले आगे पीछे, तो आपको दोनों वीडियो में पता होना चाहिए कि स्केलर क्या और वेक्टर क्या है। लेकिन इसके बाद अगर मैं कोई चैप्टर कराऊंगा तो उसमें स्केलर और वेक्टर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। क्लियर है? तो फिलहाल बात करते हैं स्केलर क्या होता है। कुछ चीज़ों को खरीदने के लिए या कुछ चीज़ों को नापने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी चीज़ जिसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको बोलते हैं स्केलर। उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर। सपोज करो कि मुझे 4 किलो मान लेते हैं आटा चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 4 किलो आटा चाहिए। तो 4 किलो आटा खरीदने के लिए दुकान में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी साइड की दुकान हो आप 4 किलो आटा खरीद लोगे, क्योंकि 4 किलो आटा हैज नथिंग टू डू विद डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कितना चाहिए, सिर्फ कितना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्केलर। याद रहेगा, क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए क्या बोल सकता हूं मैं? मास। मास के लिए सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा, वो क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। याद रहेगा, क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के लिए हमने क्या लिख लिया? मास। मास कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब सपोज करना है थोड़ा सा एग्जांपल और पर फिर भी समझना चाहो तो समझ सकते हो कि आपको मेरे घर आना है। लेट्स से आपके घर से मेरे घर की जो दूरी है ना वो 500 मीटर की है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे घर आ जाना 500 मीटर दूर है, तो आप मेरे घर नहीं आ पाओगे। मेरे घर आने के लिए आपको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए डायरेक्शन की भी जरूरत है, मतलब 500 मीटर तो पता है कि भाई 500 मीटर साउथ की तरफ, तो साउथ जब तक नहीं बोलूंगा तब तक आप आ नहीं पाओगे ना। तो ऐसी क्वांटिटीज के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यानी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। याद रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है तो स्केलर, मैग्नीट्यूड भी चाहिए डायरेक्शन भी चाहिए तो वेक्टर। याद रहेगा, ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर, मैग्नीट्यूड भी चाहिए डायरेक्शन भी चाहिए तो वेक्टर। याद रहेगा। अब इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट। यहां पे लिख सकते हैं डिस्टेंस, स्पीड। क्लियर? तो पता चल गया स्केलर क्या होता है? क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली, जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है या जिस चीज में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज स्केलर। और अगर किसी चीज में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। याद रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो स्केलर, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो वेक्टर। एक बार जल्दी इसको नोट डाउन करो, मैं एक बार पानी पी के फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि स्केलर क्या है और वेक्टर क्या है। आज हम इंपॉर्टेंट चीज कवर करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस।
पहले डिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूला बताऊंगा जिस फॉर्मूला की मदद से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर? चलो, डिस्टेंस क्या होता है? कोई बंदा यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलरली चला गया लेट्स से 24 मीटर, 90 डिग्री पे पहले ए से बी गया और बी से सी गया। तो अगर आपसे कोई पूछता है डिस्टेंस कितना चला है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए से बी चला, फिर बी से सी चला। तो आपसे कोई पूछे डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस का मतलब है ए बी प्लस बी सी, तो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है? जिस रास्ते पे चला है ना, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इस रास्ते की लंबाई। क्लियर है? जिस रास्ते पे चला है उस रास्ते की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो बेसिकली क्या होता है? इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। डिस्टेंस क्या है? इट इज एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से सी तक जाने का और भी कोई रास्ता था, वो ऐसे ऐसे भी जा सकता था, वो ऐसे ऐसे करके भी जा सकता था, वो ऐसे 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 घूम फिर के भी छोले भटूरे खाते हुए भी जा सकता था। तो भैया ए से सी पे जाने के कितने पाथ हो सकते हैं? बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। तो दो पॉइंट के बीच में कितने डिस्टेंस होते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब क्या इसमें कोई डायरेक्शन है? कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। कैसी क्वांटिटी हो गई? इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब हर चीज को नापने के लिए यूनिट चाहिए, और इसके ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। याद रहेगा, डिस्टेंस के ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। और भी यूनिट्स होती हैं, एक यूनिट है किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। याद रखना है आपको, ठीक है? ऐसे और भी यूनिट्स हैं बहुत सारी, फिलहाल ये 2 याद रख लो। कि फिर पूछ रहा है डिस्टेंस क्या है, तो एक्चुअल पाथ लाइन ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? मीटर। अब कुछ बातें आपको याद रखनी है। जब कोई बंदा चलता है ना, तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। कैसे? अगर मैं ए से बी पे जाऊं और बी से वापस ए पे आ जाऊं, तो डिस्टेंस कितना हो गया? मान लो 10 मीटर, 10 मिनट जाने का, 10 मीटर आने का, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। याद रहेगा। तो आपसे बोलेगा डिस्टेंस 0 हो सकता है, तो डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्लियर होगी बात? कोई पूछेगा आपसे डिस्टेंस क्या है, बता दोगे? कोई पूछेगा डिस्टेंस 0 हो सकता है, बता दोगे? स्केलर वेक्टर बता दोगे? ऐसा यूनिट बता दोगे? तो बेसिक सी बातें थी डिस्टेंस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताई। क्लियर है? तो बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ ए से सी पे जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या था? ये वाला रास्ता था। क्या रास्ता था? ए से सी पे जाने सबसे छोटा रास्ता स्ट्रेट लाइन था। इससे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो कोई आपसे पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सीधे शब्दों में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ का? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। कोई अगर मुझसे पूछेगा सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हम क्या बताएंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट करनी है तो उसे हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना पड़ेगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होने वाली है? वेक्टर क्वांटिटी। याद रहेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैंने बताया ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो कैसे होगी? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। जीरो हो सकता है? यस, कैन बी 0। ऐसा यूनिट क्या है? वही मीटर और किलोमीटर वाले रिलेशन होगा। तो बेसिक सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए आपको। क्या फिर पूछेगा आपसे डिस्प्लेसमेंट का, क्या बताओगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर।
ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या ये 0 हो सकता है? जी हाँ, ये 0 हो सकता है। क्लियर है? तो कैसे 0 हो सकता है? ध्यान से देखना। कोई चीज़ ए से बी पे गई 10 मीटर, फिर बी से ए पे वापस आ गई, तो कहाँ आ जाएगी? ए पे। पहले ए पे था, अब भी ए पे था। पोजीशन में कितना चेंज आया? इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यही है, दोनों में गैप क्या? कुछ नहीं है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। आगे बात समझे? तो डिस्टेंस 0 नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट जो भी चीज़ है। फिलहाल अगर मैं बात करता हूँ, एक छोटा सा डिफरेंस कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। पहला पॉइंट डिफरेंस कर रहे हैं डेफिनेशन। मैं लिख देता हूँ, फिर इसको करता हूँ। क्लियर है? स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह को देख लेंगे, पता कुछ गलतियों को ठीक करेगा अपने आप। जल्दी में लिखूंगा, पता नहीं मुझे वेस्ट ऑफ नहीं शॉर्ट डिस्टेंस वेक्टर है। कैन नॉट जल्दी समझ में क्या है। डिस्टेंस को डेफिनेशन तो बताई थी हमने, स्केलर करके बता दिया। डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता, प्लस ही होता है, बट कैन बी 0, 0 हो सकता है। एक बात जो आपको ध्यान से देखनी है, इक्वल टू और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस या तो बड़ा हो या तो उसके बराबर हो, उससे छोटा नहीं हो सकता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। यानी ऐसे याद रख लो, ये बड़ा ही होगा और ये छोटा ही होगा, कभी कभी बराबर भी हो सकता है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा तो बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर होगा तो छोटा होगा। ठीक है? तो यहाँ से एक छोटा सा सवाल भी जन्म लेता है, जो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार इसको पहले नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूँ सवाल क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है। सवाल है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे और कब? उसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? चलो फिर हम बढ़ते हैं एकदम तड़के बढ़ते स्पीड के साथ, और तड़के बढ़ते स्पीड कब आने वाले हमारे। सवाल है, कैन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल? आंसर है यस। और अब इसका जवाब सोचो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो तो सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि भैया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे कब? आखिर कब ऐसा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे? जरा सोचो। यस, दे कैन बी इक्वल if an object travels in a straight line in a particular direction। याद रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं कब? जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जांपल समझाता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट ए से सीधे बी पे गया, ए से सीधे बी पे गया, रुका होगा नहीं,
10 मीटर चला, तो अभी डिस्टेंस कितना है ए से बी का, बात तो यही है ना 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वो क्या है 10 मीटर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से सीधे बी पे चला जाए तो डिस्टेंस भी 10 मीटर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 10 मीटर ही है। तो हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं कब, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर पाथ पे ट्रेवल करे, स्ट्रेट पाथ पे पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करे, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। तो एक बार इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स की कुछ टिप्स और ट्रिक्स, और उसके बाद आज का चैप्टर आज का चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अब मैं पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए समझा रहा हूँ। एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया 300 मीटर, फिर बी से सी पे वापस आ गया 100 मीटर ट्रेवल करके। अब ए से सी, ए टू सी, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोबारा समझो, ए से बी पे गया 300 मीटर, फिर 100 मीटर वापस आ गया, पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बनाना है। तो भैया ए टू सी, डिस्टेंस की बात करते हैं। पहले ए से बी पे गया था, ए बी प्लस बी से सी पे आया, तो बी सी कितना हो गया 300 प्लस 100 कितना आ गया बेटा 400 मीटर। ये आ गया तुम्हारा डिस्टेंस। अगर मैं बात करता हूँ ए टू सी डिस्प्लेसमेंट, पूछा था फाइनल और इनिशियल में दूरी, यहाँ पे था और यहाँ पर आ गया है, तो दोनों में दूरी कितनी है, ध्यान से पूरा 300 है, 300 में से 100 हटा दो, कितना बचे ए सी, तो यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा कितना आ जाएगा ए बी माइनस बी सी, 300 माइनस 100 यानी 200 मीटर। आया समझ में नहीं आया, दोबारा देख लो एक बार। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी 300 में से 100 हटा दो, यहाँ से यहाँ तक 300 था, उसमें से 100 हटा दिया तो कितना बचे, इतना, और इतना किसके बराबर है 200 के बराबर है। तो ऐसा निकाल सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट मैं अपने हिसाब से समझिए समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन और बताता हूँ। एक ऑब्जेक्ट ए से बी पे गया 10 मीटर और फिर बी से सी पे गया परपेंडिकुलर, और यहाँ के 24 मीटर। पूछ रहा है आपसे डिस्टेंस निकालो ए टू सी और डिस्प्लेसमेंट निकालो ए टू सी। देखो फिर बता रहा हूँ, पहले ए से बी पे गए, फिर बी से सी पे गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेगा ए से सी का। पहले अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, कितना चला, इतना ए बी प्लस इतना बी सी, तो 10 प्लस 24 कितना आ गया 34 मीटर। अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, ए से सी का डिस्प्लेसमेंट क्या दिखेगा, मतलब ये निकालना मुझे। और पाइथागोरस थ्योरम याद है ना आपको, हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये तुम्हारा 100 प्लस 576, अंडर रूट में 676, और ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तुम्हारे 26 का। कौन सा कितना आ गया आपका 26। तो क्लियर है चीज़ें, बहुत मुश्किल सी चीज़ें बता रहा हूँ, मुश्किल लगी होंगी कोई बात नहीं, बट इसे कर सकते हो बड़े आराम से। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और थोड़ा जल्दी नोट डाउन करोगे हम ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। वैसे ज़्यादा कुछ मुझे बताना नहीं है, 2-3 चीज़ें और बताना है, 2-3 ठीक है, 2 चीज़ें बताना है, 2 की रहेंगी बतानी है। अगर आपसे कोई बोलता है सर्कुलर मोशन हो रहा है, डन है, ये कोई मोशन है आर डिस्टेंस है, एक रेवोल्यूशन में 1 रेवोल्यूशन में 1 रेवोल्यूशन ए से शुरू हुआ ए पे खत्म हो गया, 1 रेवोल्यूशन में पूछा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो भैया अगर मैं बात करता हूँ आपसे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक चक्कर डिस्टेंस तो ये हुआ ना, कितना हो गया 2 पाई।
अगर आपसे कोई पूछता है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एक चक्कर काट के वो यहीं पर आ जाएगा, कितना हो गया 0। ठीक है, ये एक रेवोल्यूशन के लिए था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाफ रेवोल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, हाफ का मतलब वो यहाँ आया तो पूरे के लिए 2 पाई आर, आधे के लिए क्या हो जाएगा पाई आर। अब पूछ रहा आपसे डिस्प्लेसमेंट, अब बेटा देख के बताओ मुझे डिस्प्लेसमेंट कितना दिख रहा है आपको, ए पे था ना, बी पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक की वाली दूरी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r, इसको हम क्या बोल सकते हैं डायामीटर। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 2 रेवोल्यूशन के लिए मतलब 2 चक्कर के लिए, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 इंटू 2 पाई आर यानी 4 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फिर वही 0। ऐसा घूम घूम के वापस नहीं आ जाएगा ना, क्लियर। एक लास्ट से मुझे बतानी है, ऐसे 10 के लिए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 पाई आर, और ये दोबारा क्या हो जाएगा 0। एक लास्ट केस मुझे बताना है आपको, वो क्या है, ये थर्ड केस था और ये फोर्थ केस बताना है मुझे। 1/4 रेवोल्यूशन, मतलब यहाँ से कहाँ पे आ गया एम पे आ गया, ए से कहाँ पर आ गया एम पे आ गया। तो भैया अगर आपसे कोई पूछता है डिस्टेंस कितना हो गया, पूरे के लिए 2 पाई आर था तो 1/4 इंटू 2 पाई आर कर देंगे, इसको कितना हो गया पाई आर बाय 2, 2 से 2 कट गया ना, तो पाई आर बाय 2 या हाफ पाई आर बोल दो। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फिर वही बात, ये आर है ये भी क्या आर है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ना 90 डिग्री है, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया 2r स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 और आर स्क्वायर का बाहर आ रहा है कितना होगा अंडर रूट 2 इंटू में r। तो ये पूरा बेसिक सा आइडिया है कि न्यूमेरिकल्स तुम्हारे लेवल पे कैसे आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो हम उससे कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चैप्टर के एंड में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, या हो सकता है बीच में भी करेंगे, कोई इशू नहीं है, बट ये चीज़ें तुम्हें साथ साथ आनी चाहिए। तो आज की क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस करा, और कुछ फॉर्मूले पढ़े जिसकी मदद से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आपका काम है कि जितनी भी चीज़ें मैंने कही सबकी नोट्स चाहिए, साथ के साथ अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कहीं से कोई न्यूमेरिकल तुम्हें एग्जाम मतलब स्कूल्स वगैरह में दिए हों, कोई टेस्ट वेस्ट दिए हो या रिविजन प्रैक्टिस के लिए कुछ होमवर्क दिया हो, तो वो सारे आपको करने हैं। जो आपसे ना हो मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, या गाइडलाइन के ऐप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।